नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, ठीक ठाक होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट किया है। और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ये काफ़ी टफ लगता है। तो इसमें से हमने इतना डिटेल से जो है इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए हैं कि बच्चों ये अगर आप सारे वीडियो हमारे मतलब बिना स्किप किए अगर देखेंगे ना तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ, दायों के साथ कह सकता हूँ कि चैप्टर उसके बाद आपको टफ नहीं लगेगा। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी काफ़ी मात्रा में आते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं। तो सबसे पहले इसीलिए हमने चैप्टर वही उठाया था जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस चैप्टर को जो है हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े, उसकी एक्सरसाइज भी किए हैं। बच्चों उसकी लगभग एक्सरसाइज हो गई हैं, कुछ एक दो बची हैं तो उनको जो है बाद में देख लेंगे। तो उससे जो है रिवीजन भी हो जाएगा जब उनको एक्सरसाइज को करवाएंगे। तो अब आज शुरू करते हैं नया चैप्टर बच्चों। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले के जो चैप्टर 1 और 2 हैं तो उनमें कुछ खास है नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे कि उनको थोड़ा बाद में देख लेंगे। पहले जो हमारे चैप्टर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको ज़रा देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। तो इसको आज देखते हैं। इस पे क्वेश्चन में एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखते हैं जरा। ये क्या है बच्चों? कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि इसका नाम ही है हमारा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि चर होता क्या है, चर क्या है। बच्चों को यही नहीं पता कि चर का मतलब क्या होता है। बच्चों, एक होता है हमारा चर और दूसरा होता है अचर। चर और अचर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये, चर ऐसी भी चीज़ बच्चों जो हमारी बदलती रहे, नियत ना हो। अचर मतलब जो ना बदले, बस यही फ़र्क है। इस दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो है चर और अचर। चर का मतलब हमारा हो गया कि कोई भी अगर संख्या दी है उसको, मतलब कोई हमारा ऐसा जो चीज़ है जो बदलती रहे, नियत ना हो बच्चों, उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए किसी भी चीज़ की। जैसे सपोज आप मान सकते हैं कि आपको मेला जाना है, ठीक? तो आपने घर में से जो है, आप जितने भी भाई बहन हैं, तो हो सकता है किसी किसी घर में सबको बराबर पैसे मिल जाते हैं, या तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो है उनको एज के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो मतलब उनके यहाँ क्या हो गया कि पैसा फिक्स नहीं, किसको कितना मिलना है बच्चों। मतलब किसी को 10 भी मिल सकता है, किसी को 50 मिल सकता है, किसी को 500 मिल सकता है, किसी को 1000 मिल सकता है। क्या है वो? अचर है। पैसे की वैल्यू हमको पता नहीं है एग्जैक्ट। तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों? चर। वो क्या हो जाएगा? चर। जो हमारा बदल जाए, नियत ना हो, उसको बोलेंगे चर। और जो ना बदले उसको बोलेंगे अचर। तो ना बदलने वाली चीज़ क्या होगी बच्चों? जैसे हमारे जो भी नंबर है, जैसे 5 मतलब 5 ही होता है, तो वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर उसकी जगह हम कुछ भी बोल दें, ऐसी कोई x y z a p b q, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 5 8 9। y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा अचर, सॉरी चर, क्योंकि ये बदल सकता है। तो ये हो गया हमारा चर और अचर। तो अब हमारा हमको बात करना है किस पे? दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। ऐसे समीकरण पे बात करनी है बच्चों जिसपे दो चर हों, यानी कि दो ऐसे चर होने चाहिए, x y p q j a b कुछ भी हो, जिनकी वैल्यू जो है फिक्स ना हो। दो चर होने चाहिए। तो उनको मिला के जो हमारा समीकरण बनेगा बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आगे हमारा क्या लगा है? रैखिक समीकरण। इसका मतलब रैखिक मतलब रेखीय के समीकरण। ये किसी भी रेखा के समीकरण होते हैं, किसी भी लाइन के। बच्चों अगर हम बात करें लाइन की, अगर हम जमीन पे लाइन की बात करें बच्चों, तो लाइन कैसी हो सकती है? अगर दो लाइनों की बात करें, दो लाइनों की बात करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएंगी? सपोज अगर कैसी कैसी कंडीशन बन सकती हैं? या तो वो दो लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी? हमारी इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, या तो एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई? ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है? दोनों लाइनें क्या हो जाए बच्चों? एक ही रेखी में सररेखी हो जाए बच्चों, यानी कि वो कहीं पे भी जो है एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एकदम बराबर निकल जाए बच्चों। कैसे निकल जाए? एकदम से बराबर निकल जाए, वो एक दूसरे को कहीं पे भी ना काटें बच्चों। इन दो कंडीशनों पे अगर ध्यान से आप देखेंगे, अगर ये दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं पे भी काटेंगे, वो हमारा क्या होगा? एक पॉइंट होगा। एक हमारा क्या होगा? पॉइंट होगा बच्चों। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, ये पॉइंट हमारा कोई भी कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ये दोनों रेखाओं के जो भी समीकरण होंगे बच्चों,
इनके दोनों के जो भी समीकरण होंगे उनको जब हम आपस में हल करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा बच्चों वो एक क्या निर्धारित करेगा, ये पॉइंट निर्धारित करेगा कि सपोज ये पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 6, 8, 10, 9 कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, तो वो निर्धारित करेगा, क्या निर्धारित करेगा, ये पॉइंट निर्धारित करेगा। पॉइंट बच्चों हमको कैसे समझ में आएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपको पॉइंट हम लिखते कैसे हैं बच्चे, निर्धारित कैसे कहते हैं, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट। क्या होता है बच्चों, कार्तीय तल बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम कार्तीय तल। या इसमें हमारी ये एक्सिस जो होती है बच्चों, ये फ्लैट एक्सिस जो होती है धरातल के एक्सिस पे होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम एक्स। और ये जो ऊर्ध्वाधर एक्सिस होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम वाई, इसको क्या बोलते हैं हम वाई। तो बच्चों इसमें अगर किसी भी पॉइंट को हमको निर्देशित करना है, किसी भी पॉइंट को अंकित करना है कि कौन सा पॉइंट है, ये बिंदु कहाँ पे है, क्या स्थिति है इस बिंदु की। सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये बिंदु ले लेता बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बिंदु की स्थिति क्या है इस कार्तीय तल में, ये कहाँ पे है, हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी हमने इसको निर्धारित नहीं किया, इसमें नंबर्स जो है नहीं दिए। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पे। जब हमको ये पता चल जाएगा कि ये बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे, वाई अक्ष से कितनी दूरी पे, तो जो भी हमारा पॉइंट का निर्देशित कैसे करते हैं बच्चों, हम एक्स कामा वाई के रूप में, किसके रूप में, एक्स कामा वाई के रूप में निर्देशित करते हैं हम किसको, पॉइंट को, यानी कि बिंदु को। तो बच्चों अगर हम इसको निर्देशित, सपोज मैं मान लेता हूँ हमने इस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस पे कट लगा दिए और इस पे भी लगा दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये जो पॉइंट आ रहा है ये एक्स अक्ष पे हमारा कितना, 2 यूनिट कुछ भी हो सकती है, दूरी है कुछ भी दे देगा हमसे, मतलब हमने यूनिट इकाई मान ली, हमने मान लिया कि ये एक्स अक्ष से ये 2 यूनिट दूरी पे है। और बच्चों अगर वाई अक्ष की बात करें, ये वाई अक्ष पे कितना, 1, 2, 3, वाई अक्ष से हमारा कितनी दूरी पे है, 3 यूनिट। एक्स अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, 2 यूनिट, और वाई अक्ष से कितनी है, 3 यूनिट। तो अगर अब मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ पे बच्चों हमको पता चल गया एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। तो अब मैं अगर इस पॉइंट को लिखना चाहूँ तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको वैल्यू पता चल गई एक्स और वाई की। और पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, बिंदु हम कैसे निर्धारित करते हैं, एक्स कामा वाई के रूप में, एक्स कामा वाई के रूप में। यानी कि ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स कामा वाई, यानी कि 2, 3। तो हमें पता चल गया कि जो है इस बिंदु की स्थिति क्या है, एग्जैक्ट स्थिति क्या है, हमने ये स्थिति पता लगा ली। तो बच्चों यही होता है हमारा पॉइंट, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमको क्या पता चलेगा, ये 2 लाइनों के जो भी समीकरण होंगे, किसी भी लाइन का समीकरण बच्चों हमारा क्या होता है, रैखिक समीकरण, यानी कि जो रेखीय समीकरण होता है, रेखीय मतलब रेखा का, यानी कि लाइन का जो समीकरण होता है वो 2 चरों से मिलकर बना होता है बच्चों। कितने चरों से, 2 चरों से, और उनमें क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है। सपोज अगर मान लें हम कोई भी लाइन का समीकरण, मैंने मान लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें बच्चों कितने चर हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। हमारा जो ये a b c ये होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट मतलब इनकी कुछ वैल्यू होगी, 2, 4, 5, 8, 9, मतलब ये नियत है हमारे। और इनमें जो चर हैं बच्चों, ये x और y, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे कहलाते हैं चर, ये हमारे होते हैं बच्चों चर, इन्हीं को बोलते हैं चर। इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 बच्चों, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनों के हमारे समीकरण क्या होंगे, कुछ इसी फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बच्चों, इसी फॉर्म में होंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यानी कि इनकी वैल्यू बस चेंज होंगी, फॉर्म तो हमारा जो रूप होगा समीकरण का, वो रूप हमारा क्या होगा, यही रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रूप क्या हो जाएगा हमारा समीकरण का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन रेखाओं का जो कोई भी रेखा हो, रेखा हमारी कोई भी हो, उनका रूप क्या होता है, उस रेखा को प्रदर्शित कैसे करते हैं, उस रेखा को हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका होता है बच्चों हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा c उधर भी कांस्टेंट है, उधर भी जा सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ax प्लस by इक्वल टू c, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसमें से ये अगर एक रेखा की बात करें, हमने मान लिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरी का क्या हो गया हमारा a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा c2। ये 2 रेखाओं के समीकरण है बच्चों,
ये हमारे जो हैं दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये दोनों समीकरण हमारे दो रेखाओं के समीकरण हो गए। ये दोनों रेखाओं को हमने जो है समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इन्हीं दोनों को जब हम इनको सॉल्व करेंगे, आपस में इनका हल निकालेंगे, तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएंगी बच्चों, तो वही होगी हमारी प्रतिच्छेद बिंदु। ये कंडीशन मैंने रेखाओं की बताई बच्चों, या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी दूसरे में, या तो एक दूसरे के समांतर होंगी। एक और कंडीशन बन जाती है बच्चों इस पर, या तो वो रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी, ये यहाँ पे मैं तीसरी कंडीशन बता दे रहा हूँ, समपाती हो जाएंगी बच्चों। दोनों रेखाएं सेम हो जाएंगी, यानी कि वो एक ही रेखा बन जाएगी हमारी। ये तीसरी कंडीशन बन जाती है। तो इसका तो कुछ खास मतलब है नहीं कि दोनों रेखाएं सेम हो जाएंगी, यानी कि समीकरण हमारे सेम हो जाएंगे। तो उनमें से हमको सिर्फ इतना पहचानना रहता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है, जैसे एक्स वाई के गुणांक हैं, वो एक कंप्लीट मतलब उसमें गुणज होगा जो उनका। जैसे सपोज 2x + 4y = 5 दे देगा बच्चों, तो इसी समीकरण में अगर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में, तो दिखने में लगेगा कि दूसरा समीकरण है, बट एक्चुअल में जो रेखा होगी हमारी वो एक ही रेखा का समीकरण होगा। दोनों पक्षों में 5 से 10 से 12 से मल्टीप्लाई करके नए समीकरण बनाते रहें, तो वो नया समीकरण नहीं बनेगा बच्चों, वो हमारा एक ही समीकरण रहेगा। तो ये उस टाइप की कंडीशन होती है हमारी तीसरी कंडीशन। एक्चुअल में ये दो कंडीशन होती है बच्चों हमारी, एक तो या तो प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, और या तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इनका जो अगर वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु हमको निकालना होता है, प्रतिच्छेद बिंदु जो हमको निकालना होता है, वो दोनों समीकरण को हल करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं बच्चों, एक्स और वाई के मान निकालते हैं, और वो एक्स और वाई के जो भी मान आते हैं वही होता है हमारा क्या होता है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो बच्चों इस एक्स और वाई को सॉल्व करने के, यानी कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि एक बोलते हैं, एक हमारा कुछ विलोपन टाइप का होता है विधि बोलते हैं उसको हिंदी में शायद, और एक हमारा वज्र गुणन टाइप का कुछ ऐसे होते हैं। तो बच्चों 2-3 तरीके होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है। तो वो 2-3 तरीकों से हम जो है इनके वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस एक्स और वाई को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को, हम अगर डायग्राम में इस ग्राफ में कार्तीय तल में इनको ले जाएं, कैसे इनको चिन्हित करेंगे कार्तीय तल में, इसके ये थोड़ी सी नई चीज़ आपको लग रही होगी। इसको जरा बहुत डिटेल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करनी पड़ेगा। इस पर डिस्कस करेंगे तो ये जो है आपको लाइनें अपने आप जो है समझ में आ जाएंगी कि लाइन कैसे होती है और यहाँ पे इनकी क्या वैल्यूज होती है। तो बच्चों इसको मैं थोड़ी देर के साफ कर दे रहा हूँ। बात करते हैं इस पे, कार्तीय तल बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये है बच्चों हमारा क्या, कार्तीय तल। इसमें ये जो अक्ष होता है बच्चों, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये है हमारा एक्स अक्ष, और ये है हमारा वाई अक्ष। ये है हमारा एक्स अक्ष। तो बच्चों ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ये जो एक्स अक्ष के ऊपर का सिरा होता है बच्चों, ये जो फ्लैट वाला एक्स अक्ष होता है, इसमें इसके ऊपर वाला ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। और एक्स अक्ष के जो नीचे वाला सिरा है बच्चों, इनमें एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, ऋणात्मक होती है। इनमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, ऋणात्मक हो जाती है। अब बात करें वाई अक्ष की, वाई अक्ष में क्या कंडीशन होती है, वाई अक्ष में क्या होता है बच्चों, वाई अक्ष में हमारा जो राइट साइड है, ये वाई अक्ष की बात हो रही है बच्चों। वाई अक्ष में जो हमारा राइट साइड है बच्चों, ये होता है क्या, पॉजिटिव, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये हमारा वाई अक्ष है। तो इसके दाएं तरफ क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, पॉजिटिव, और इसके बाएं तरफ क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस कोऑर्डिनेट की, ये वाले तल की, ये 4 तलों में डिवाइड हो रहा है हमारा बच्चों। ये 4 तल आपको दिख रहे होंगे ना, ये भी 2 लाइनें क्रॉस कर गई परपेंडिकुलर। तो ये पहला हो गया, ये हमारा पहला तल, ये दूसरा तल, ये तीसरा तल, और ये हमारा चौथा तल।
इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको इस तल को ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इस पे हमारा जो x है ये हमारा x हो गया, x अक्ष ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव दे रहा है, इस पे पॉजिटिव दे रहा है। और अगर y अक्ष की बात करेंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव दे रहा है, ये हमारा x वाला भी पॉजिटिव दे रहा है, y वाला भी पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब कि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा पॉजिटिव, मतलब कि x की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव होगी यानी धनात्मक होगी, और y की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब दूसरी नेक्स्ट बात करें दूसरे कोऑर्डिनेट की बच्चों, इस तल की बात करेंगे तो इस पे हम अगर बात करें x और y की वैल्यू क्या होंगी, आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों, साफ साफ दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ यानी x अक्ष के ऊपर की तरफ x हमारा कैसा दे रहा है, धनात्मक है। x अक्ष के ऊपर की तरफ x हमारा क्या दे रहा है, धनात्मक दे रहा है बच्चों। तो यानी कि x की वैल्यू तो हमारी धनात्मक हो गई, x की वैल्यू तो धनात्मक हो गई। और अगर बात करेंगे y की वैल्यू बच्चों, तो y तो हमारा सिर्फ इस तरफ धनात्मक देता है ना, इस तरफ तो ऋणात्मक देता है, इधर भी देगा इधर भी देगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी कि इसमें क्या मिलेगा हमारा, प्लस और माइनस, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस। x की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी बच्चों, प्लस, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस। इस पे अगर बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, प्लस, और y की वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी, x और y दोनों हमको पॉजिटिव मिलेंगे। इसमें x पॉजिटिव मिलेगा, y निगेटिव मिलेगा। अब अगर इसकी बात करें बच्चों, इसमें तो हमारा सब माइनस माइनस ही है, देख रहे हैं ये x अक्ष के नीचे है और y अक्ष के इस तरफ है। तो x अक्ष अपने नीचे तो माइनस देता ही देता है, और y अक्ष जो है हमारा वो अपने क्या बोलते हैं बाएं तरफ निगेटिव ही देता है। y अक्ष दाहिनी तरफ केवल पॉजिटिव देता है और बाएं तरफ निगेटिव देता है, और जो x अक्ष है हमारा वो नीचे निगेटिव देता है और ऊपर पॉजिटिव देता है। तो अगर इस तल में जब आप खड़े हो जाएंगे तो ये तो x अक्ष के नीचे आ रहा है यानी x ने निगेटिव दे दिया बच्चों, और y हमारा y अक्ष के हमारे क्या आ रहा है, बाईं तरफ आ रहा है, मतलब y ने भी निगेटिव दे दिया बच्चों, y ने भी क्या दिए थे, निगेटिव। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई बच्चों, x भी माइनस और y भी माइनस। मतलब कि बच्चों अगर x की वैल्यू भी माइनस हो और y की वैल्यू भी निगेटिव हो, माइनस हो, तो वो हमारा पॉइंट, वो बिंदु कहाँ पे आएगा, इस बिंदु पे। अगर x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो तो वो बिंदु हमारा किस पे आएगा, इस तल पे आएगा। अगर सब पॉजिटिव हो तो किस पे आएंगे, पहले पे। अब बात करें अगर इस चौथे चतुर्थांश की बच्चों, इस चतुर्थांश की अगर हम बात करेंगे, इस पे हमारा क्या आ रहा है, x जो है हमारा, x तो हमारा नीचे, x के नीचे मान्य दे रहा है, तो x ने क्या दे दिया, माइनस, और y के दाहिने साइड है, मतलब y अब प्लस ही देगा, क्योंकि y अपने दाहिने साइड क्या देता है, प्लस देता है, और बाएं साइड माइनस देता है। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। ये हमारा जो पहला अक्ष है बच्चों, पहला जो चतुर्थांश है, इस पे हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे x और y दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों। और दूसरे पे जब बात करेंगे तो दूसरे पे हमारा x पॉजिटिव y निगेटिव हो जाएगा बच्चों, x पॉजिटिव और क्या हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा हमारा। और तीसरे पे अगर बात करेंगे बच्चों, इसमें x और y दोनों निगेटिव हो जाएंगे। और अगर चौथे की बात करेंगे बच्चों तो हमारा x निगेटिव और y पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी बच्चों। अब बात करते हैं कि इनको हम लाइन से कैसे रिलेट करेंगे। हम तो पढ़ रहे हैं क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इनका क्या यूज है बच्चों। आपके सिलेबस में जो है इसको डायग्राम में बताने के लिए बता देता है, क्वेश्चन देगा आपको रैखिक समीकरण के रूप में, लेकिन कहेगा इसका ज्यामिति वो जो है ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ में कैसे इसको हमको समझाना है, तो उसको आप देख लेते हैं बच्चों। इसको थोड़ी देर के लिए मैं साफ कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू थोड़ी देर के लिए क्या, ये तो अब साफ ही हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, जो जरूरी चीज़ है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। ये हमारा x और y क्या हो जाते हैं, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। और इस पे हमारा x और y क्या हो जाते हैं बच्चों, x हमारा हो जाता है पॉजिटिव और y क्या हो जाता है बच्चों, निगेटिव। और इस पे x y की बात करेंगे तो इस पे क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों निगेटिव हो जाएंगे हमारे। और इस पे अगर x y की बात करेंगे
तो हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे लाइन की, कोई लाइन दी है बच्चों, सपोज हमने मान लिया ये 2 चर वाली कोई लाइन दी गई है, रैखिक समीकरण किसी लाइन का दिया गया है, हमने यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, सपोज दे दीजिए 4x + 6y = 12, 4x + 6y = क्या दे दिए बच्चों 12। तो बच्चों अब हमको इस लाइन को इस काटती तल में इसमें देखना है कि ये लाइन कहाँ से कैसे जाएगी, कहाँ से होते हुए ये लाइन जा रही है, तो हमको ये चीज़ पता करना है। तो बच्चों इसमें क्या है x और y, तो हमको ये पता करना है ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा होता है y अक्ष। तो बच्चों ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष। x अक्ष होता है जो हमारा समांतर होता है, यानी कि फ्लैट, जमीन के फ्लैट समांतर, ये हमारा हो जाता है x अक्ष, और y अक्ष क्या हो जाता है बच्चों उसके वर्टिकल लंबवत जो होता है हमारा y अक्ष हो जाता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ये लाइन हमारी इस काटती तल में कहाँ से होके जा रही है बच्चों, इसको अगर हम पता करने की कोशिश करें तो हमको पता करना पड़ेगा कि तो बच्चों ये जो लाइन है हमारी, इस पर अगर हम x अक्ष पता करें कि ये x अक्ष पे जो है कहाँ से जा रही है, तो यानी कि x अक्ष पे अगर सपोज जो भी लाइन x अक्ष को जब काटेगी, जिस जगह पे काटेगी, अगर यहाँ पे वो काट दी, मतलब कि x की वैल्यू वहाँ पे क्या होनी चाहिए बच्चों, सॉरी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए वहाँ पे 0। यानी कि जब ये लाइन हमारी ये y अक्ष जो हमारा इसके ऊपर होता है x अक्ष के, इसको ऐसे आप धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, जब x की वैल्यू y की वैल्यू बिल्कुल 0 कर देंगे, ये हमारा जो बच्चों होता है इसका निर्देशांक होता है 0,0। ये x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे अपने आप को काटते हैं वो हमारा उसके निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों 0,0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। x और y की दोनों की जो है वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, यानी कि y को जब हम बिल्कुल 0 कर देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा x अक्ष। यानी कि कोई भी रेखा, अगर कोई भी रेखा सपोज ये x अक्ष से जा रही है, x और y अक्ष को काट रही है, तो जहाँ पे वो x अक्ष को काटेगी, अगर इस जगह पे x अक्ष को काट रही है बच्चों, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y हमारा ऊपर जाने पे y मिलता है। अगर हम एकदम नीचे इस जगह पे आ जाएंगे, y हमारा यहाँ पे तो x y दोनों 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आ गए तो मतलब y 0 हो गया, मतलब यहाँ पे जो हमारा ऐसे x और y लिखना है, x, y के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे हमारा y का मान तो 0 हो गया बच्चों, x अक्ष पे हमारा क्या हो गया y का मान 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारा इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट में y का मान 0 हो गया क्योंकि y पूरा नीचे आ गया यहाँ पे, जहाँ पे ये निर्देशांक ये अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा y का मान, x और y दोनों के मान 0 होते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, इस बिंदु की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा y तो 0 है, पूरा नीचे है, x अक्ष पे आ गया तो y 0 हो गया। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सपोज अगर हम इसको यूनिट में डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके देखेंगे, तो बच्चों ये हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे x की कितनी वैल्यू पहुँच रही है बच्चों 6 यूनिट। तो ये इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 6,0। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6,0। क्यों 0 हमारा किस जगह पे आ गया, y की वैल्यू पे हमारा क्या आ गया 0। क्यों, y हमारा ऊपर की y अक्ष हमारा ऊपर के अक्ष होता है, इस पे जब ऊपर की तरफ हम जाएंगे तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 है ना बच्चों, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 ही रखेंगे। इसके ऊपर जैसे जाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसे यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इस अक्ष पे x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, ये बात आपको याद रखनी। तो अगर हम x अक्ष पे हमने y की वैल्यू 0 रखी, वो x अक्ष पे हमने क्या पाया y की वैल्यू 0 पाया, और अगर y अक्ष पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये x अक्ष पूरा सिकुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो हम y अक्ष पे इस पे पहुँच पाएंगे बच्चों। ये इसको पूरा x की वैल्यू पूरी 0 कर दो, यहाँ पे आ जाओ, तभी तो ये y अक्ष मिलेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आगे गए तो ये हमारा y अक्ष नहीं मिल पाएगा, y अक्ष से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। y अक्ष हमारा यही है बच्चों। तो अगर हमको सीधे अक्ष पे ही पहुँचना है, एक्सिस पे पहुँचना है, तो हमको x की वैल्यू पूरे से जो है 0 करनी पड़ेगी। जब 0 करेंगे तो पहुंच जाएंगे हम y अक्ष पे। तो y अक्ष पे अगर जब हम पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों x, y, यानी कि x की 0 तो वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई बच्चों 0, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए बच्चों हमारे 0,4। ये मैंने नॉर्मल लाइन ऐसे ले ली थी समझाने के लिए आपको। तो बच्चों ये बात यहाँ से हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमारी x अक्ष पे जो है y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पे हमारी क्या है x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर
इस लाइन में हमको पता करना है, इस लाइन में हमको पता करना है कि ये एक्स अक्ष को जो है कहाँ पे मिलती है, किस बिंदु पे मिलती है, और वाई अक्ष जो है किस बिंदु पे मिलती है। तो क्या हम इस बात को पता कर सकते हैं? ये चीज़ आपको कैसे पता करना है, ये बताने के लिए मैंने ये चीज़ बताई। तो आपको समझना इतना है कि एक्स अक्ष पे जो है वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ, किसी भी लाइन का समीकरण दिया हुआ बच्चों, तो अगर हम उसको एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वाई अक्ष को जो है कहाँ पे मिल रही है, और y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पता चल जाएगा कि x अक्ष को कहाँ पे मिल रही है बच्चों। तो ये होता है हमारा लॉजिक। तो अगर मैं बात करूँ इस रेखा की, ये जो रैखिक समीकरण दिया गया बच्चों, इसकी अगर बात करें तो मैं अगर जानना चाहूँ कि ये कहाँ पे काट रही है, x और y अक्ष को कहाँ पे काट रही है बच्चों, तो अगर मैं इस पर x बराबर 0 रख दूंगा, हमने क्या रखा, x बराबर 0 यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 0 प्लस 6y बराबर 12, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। 6y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 दूनी 12, 2। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, x 0 हमारा कहाँ पे होता है, y अक्ष पे, यानी कि y अक्ष पे ये कहाँ पे मिल रहा है, निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे, ये दोनों निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, x, y होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारा 0, 2। तो ये हमारा आएगा किस अक्ष का निर्देशांक आएगा बच्चों, ये y अक्ष का निर्देशांक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 0 है। तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि ये रेखा जो है y अक्ष पे कहाँ पे मिल रही है बच्चों, y अक्ष पे कहाँ पे मिल रही है, 0, 2 पे मिल रही है, यानी कि यहाँ पे मिल रही होगी, 2 हमारा यहाँ पे है, तो 0, 2 y अक्ष में जो है इस बिंदु पे मिल रही है रेखा हमारी। अब बात करेंगे x अक्ष पे कहाँ पे मिल रही है बच्चों, तो x अक्ष अगर हमको पता करना है तो इस पर क्या रखना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, इसको y को 0 कर देंगे तभी तो ये हमारा x अक्ष पे आ जाएगा बच्चों। तो y की वैल्यू जब 0 रख देंगे इस पर, तब क्या होगा हमारा, y बराबर 0 रखने पर ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा, 6y 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x बराबर 12, 4x = 12, तो x = क्या हो जाएगा हमारा 3। तो x = हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 3। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, यानी कि यहाँ पे हमारा निर्देशांक क्या निकल के आया 3, 0, 3, 0 के रूप में। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि निर्देशांक हमारे जब भी लिखे जाएंगे उनमें से पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में y की वैल्यू, यानी x अक्ष की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y अक्ष की वैल्यू बाद में लिखी जाती है बच्चों। x और y के रूप में ही हमेशा लिखे जाएंगे, ना कि y और x के रूप में बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया, y अक्ष पे जो है क्या बोलते हैं, सॉरी x अक्ष पे जो है कहाँ पे काट रहा है, x अक्ष पे ये लाइन जो है कहाँ पे काट रही है 3, 0 पे, यानी कि ये हो गया हमारा 3, 0। तो ये जो लाइन है बच्चों हमारी, ये जो लाइन है ये कहाँ से जा रही है, x अक्ष में जो है इस बिंदु से जा रही है और y अक्ष में इस बिंदु से, यानी कि बच्चों ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके जा रही है। अगर मैं इस लाइन के समीकरण की बात करूं बच्चों, इस लाइन के समीकरण की बात करूं तो ये लाइन हमारी कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी 4x + 6y = 12। बच्चों यही है हमारी ये लाइन, ये जो लाइन है हमारी, इसको अब हम जब हमने कार्तीय तल में बनाया तो बच्चों ये निकल के आई, ये लाइन हमारी जा रही है ऐसे होते हुए। तो बच्चों ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि अगर कोई 2 चर वाला समीकरण दिया हुआ है उसको हमको ये पता करना है कोऑर्डिनेट में कैसे उसको जो है निर्धारित करनी है रेखा को, लाइन को। तो ये आप कैसे पता करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y अक्ष का जो है निर्देशांक आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x अक्ष का जो है क्या आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएगा। तो बच्चों हमने देख लिया कि कोई भी लाइन जो हमारी रैखिक समीकरण के रूप में दी गई होगी तो उसको ज्यामितीय रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे, यानी कि चतुर्थांश में जो है कैसे उसको ले जाएंगे, कैसे उसको निरूपित करेंगे, कहाँ से जा रही लाइन को कैसे पता करेंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y अक्ष की पता चल जाएगा बच्चों, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x अक्ष में जो है पता चल जाएगा कहाँ से जा रही है, और उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी उस रेखा का वो रेखा आ जाएगी जो है ज्यामितीय रूप में। रेखा का क्या आ जाएगा बच्चों, ज्यामितीय रूप। ये ज्यामितीय रूप शायद आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक बार और देख लेते हैं बच्चों। हमने मान लिया कि कोई भी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 जो है लाइनों के इक्वेशन दिए हुए हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया 3x, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे,
3x प्लस 4y इक्वल टू हमने मान लिया 24 दिया हुआ है बच्चों। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा हम मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू हमने मान लिया बच्चों, ये दिया हुआ है हमारा 18। ये हमारा है दूसरा इक्वेशन। ये दो लाइनें दी हुई हैं बच्चों। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों को जो है इनका ज्यामितीय रूप बताइए, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में जो कैसे ये लाइनें कहाँ से जा रही हैं उनको निर्धारित करके बताइए बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों को पता करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइनें एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कहाँ से होके जा रही हैं बच्चों। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे पहली वाली लाइन की अगर बात करेंगे, इस लाइन की बात करेंगे, तो इस लाइन को हम पता करना है कि ये लाइन हमारी एक्स अक्ष में कहाँ से जा रही है और वाई अक्ष में कहाँ से जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे, आप ऐसे देख लीजिए बच्चों, ऐसे डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये हमारी एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो बच्चों इसमें से ये हमारे पहले समीकरण की बात हो रही है और दूसरे की भी बात करेंगे, उसके लिए भी आप बना लीजिए। एक्स और वाई, ये थोड़ा सा आसान लगेगा आप लोगों को क्योंकि इस टाइप का जो है बुक में भी दिया गया है, तो इसी से बता देते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर लेवल से बताएंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए कंपटीशन लेवल का, तो वो आपको दिक्कत कर जाएगा। तो अभी यही बताते हैं आपको, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, इस लाइन को हमको पता करना है कि ये हमारी लाइन एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो है कहाँ पे काट रही है, कहाँ पे मिलती है, किन किन बिंदुओं पे मिलती है। एक्स अक्ष पे जो है किस बिंदु पे मिलती है और वाई अक्ष पे जो है किस बिंदु पे मिलती है। तो बच्चों अगर हमको पता करना है कि एक्स अक्ष पे किस बिंदु पे मिल रही है, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। वाई की वैल्यू जब 0 रखेंगे बच्चों इस पे, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 4y 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24। 3x बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 3 से 24 को काट देंगे तो 8 3 का 24 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। बच्चों ये बात आपको समझ में आई। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमने जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8। दूसरी चीज, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, अगली बार जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमको ये भी तो पता करना है कि y अक्ष पे जो है कहाँ पे काट रहा है, x अक्ष और y अक्ष दोनों पे जो है हमको पता करना पड़ेगा। तो बच्चों तभी जो है हम ये बता पाएंगे कि ये लाइन कहाँ से जा रही है, मतलब कि ये ज्यामितीय रूप इसका क्या है बच्चों। तो हमको ये एक चीज़ तो हमने पता कर ली कि ये जो है y जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमको ये पता चल गया बच्चों कि ये x अक्ष पे जो है कहाँ से जा रही है। अब हमको ये पता करना है कि y अक्ष पे जो है बच्चों कहाँ से जा रही है। तो y अक्ष पे ये वैल्यू कहाँ से रेखा कहाँ से जा रही है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर 24 आ जाएगा। तो 4 से 24 को काटेंगे तो y बराबर हमारा 6 आ जाएगा, 4 छंग 24। यानी x की वैल्यू जब हमने 0 रखी बच्चों, x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। यानी कि इस रेखा के जो समीकरण है बच्चों वो x अक्ष पे हमारा क्या आ गया, x अक्ष पे क्या आ गया हमारा 8,0 और y अक्ष पे क्या आ गया हमारा बच्चों 0,6। तो ये बच्चों हमारा पहली लाइन की कंडीशन हो गई। दूसरी की अगर बात करेंगे, इसमें जब y की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा 2x बराबर 18 x बराबर 9। यानी कि y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2x बराबर 18 तो x बराबर 9। फिर दूसरे टर्म में x की वैल्यू 0 रखेंगे जब, तो ये हमारा x की वैल्यू ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 3y बराबर 18 तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 6। y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष पे हमारा 9,0 और y अक्ष के बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 0,6। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, बहुत आसान चीज़ है, कुछ इसमें ऐसा लॉजिकली है नहीं जो दिक्कत करे बच्चों। तो अब इसको हम ज्यामितीय रूप में जब बनाने की कोशिश करेंगे इनका, तो देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा हमारा। ये हो गया बच्चों हमारा क्या काटती तल x अक्ष y अक्ष, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये क्या हो गया हमारा y अक्ष। अब मैं इस पे पॉइंट बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 1 2, इसको ऐसे ही
1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बच्चों हो गए हमारे, ये हो गया हमारा कार्तीय तल। अब इसमें बताना है बच्चों कि ये रेखाएं कहाँ से जा रही हैं। तो सबसे पहले पहली वाली रेखा की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो पहली वाली रेखा हमारी एक्स अक्ष पे कहाँ से जा रही है, 8,0। 8,0 हमारा कहाँ पे हो गया बच्चों, ये हो गया 8,0। इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे जो है हमारे एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 0 है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा बिंदु हो गया, एक्स अक्ष पे जो है इस बिंदु से जा रही है। वाई अक्ष पे कहाँ से जा रही है बच्चों, 0,6। वाई अक्ष पे कहाँ से जा रही है बच्चों, 0,6। यानी कि 0 तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, तो मतलब ये वाई अक्ष आ गया, और 6 ये है हमारा, मतलब हो गया ये वाला बिंदु 0,6। मैंने बताया बच्चों सबसे पहले x ही लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे। जो हमारा बिंदु होता है वो हमेशा x, y के रूप में ही निर्धारित करते हैं, ना कि y, x के रूप में। ऐसी गलती कभी नहीं करना आपको। तो बच्चों जो हमारी पहली लाइन आ गई वो x अक्ष में इस बिंदु से जा रही, y अक्ष में इस बिंदु से जा रही, यानी कि लाइन हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हो गई बच्चों हमारी पहली लाइन। अब जब बात करेंगे दूसरी लाइन की, ये हो गई हमारी ये वाली लाइन बच्चों, पहली वाली बात आपको समझ में आई। अब अगर हम बात करेंगे दूसरी लाइन की, तो बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष पे कितने कहाँ से जा रही है, 9,0, एक्स, वाई, तो 9,0 और वाई अक्ष पे 0,6। तो एक्स अक्ष पे 9,0, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने 8 तक ही इसको रखा है। ये हो गया बच्चों हमारा 9, इसको 10 भी कर लेते हैं, 10 तक कर लेते हैं। तो बच्चों ये एक्स अक्ष पे हमारे इस बिंदु से जा रही है। ये वाला निर्देशांक हम नीचे की तरफ लिख दे रहे हैं बच्चों, 8,0, ये वाला बिंदु हो गया। और ये जो हमारा है बिंदु, ये कौन सा है बच्चों, 9,0, ये वाला बिंदु। और वाई अक्ष पे कहाँ से जा रही है, 0,6। तो वाई अक्ष वाला बिंदु तो हमारा यही हो गया 0,6। तो ये जो दूसरी रेखा है बच्चों, ये भी हमारी कहाँ से जा रही, वाई अक्ष पे तो इसी बिंदु से जा रही है बच्चों, वाई अक्ष पे इसी बिंदु से जा रही है, लेकिन एक्स अक्ष पे जो है इसका बिंदु बदल जाता है। ये एक्चुअली में दिखने में आपको टेढ़ी लगी होगी बच्चों, लेकिन ये रेखाएं हमारी सीधी होनी चाहिए। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये रेखा सीधी है, क्योंकि ये डायग्राम हाथ से बनाया गया बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो आपको ये मान के चलना है कि सीधा है। अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो इसको बना के मिटा के थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आपको लगेगा ये लाइन है कि क्या है। एक्चुअली मेरी जो आर्ट है वो थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी क्या काफ़ी गंदी है, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने निर्धारित किया है ये बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों जो पहली लाइन थी हमारी वो इस बिंदु से जा रही थी, यानी कि 8,0 और दूसरा हमारा 0,6। पहली लाइन हमारी किस बिंदु से जा रही थी बच्चों, इस बिंदु से जा रही थी। और जो दूसरी लाइन है हमारी वो किस बिंदु से जा रही है, 9,0, और दूसरा वाला तो बिंदु हमारा वही है बच्चों, वाई एक्स वाला 0,6 है, तो वो हमारी कुछ ऐसे जा रही है। ये हमारी पहली रेखा है बच्चों, और ये है हमारी दूसरी रेखा। तो ये दोनों रेखाएं हैं बच्चों। तो ये पहली वाली रेखा का समीकरण ये हुए बच्चों, और दूसरी वाली का ये है। तो ये जो रेखा थी हमारी, उसको जब हमने ज्यामितीय रूप में निकाला तो ये ऐसे गई, और जो दूसरी वाली रेखा थी बच्चों, इसको जब हम ज्यामितीय रूप में निकाला तो वो ऐसे गई। तो ये बच्चों हमारा हो गया किसका, इन दोनों रेखाओं का क्या हो गया बच्चों, ज्यामितीय रूप। यही आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा आपसे कि इसका जो है इन रेखाओं का ज्यामितीय रूप बताइए। ज्यामितीय रूप में जो है इनको व्यक्त कीजिए। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको बस x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। हमको इस जो चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट
उनके कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है बच्चों। तो बस यही पता करना है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे y की आ जाएगी मान, और y 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और x y जो है अक्षों पे, x अक्ष पे y अक्ष पे जो कहाँ पे काट रहे हैं तो उनकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बस उनको पॉइंट को, उन बिंदुओं को मिला देना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रेखाओं का समीकरण। तो बस इतनी सी बात थी इस पर, ये कॉन्सेप्ट बस यही, इस पर मेन जो कॉन्सेप्ट है बच्चों यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपको कितना समझ में आया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप तो हमारा वही ज्यामितीय रूप, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में जो है, जो हमारा अक्ष के रूप में इसको व्यक्त करना है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप क्या होगा बच्चों, वही एक्स वाई के रूप में हमको समीकरण बना देने हैं। इसके जो समीकरण, जो रेखाओं के जो समीकरण हमने बनाए थे वही उसी टाइप के इसके समीकरण बना देने हैं, तो वो हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। और उसके बाद जो निर्देशांक ज्यामिति में जो हमारा बनाए थे हमने, जो रेखाओं के रूप में निर्देशित किया था बच्चों, तो वो हमारा इसका ग्राफीय रूप हो जाएगा। एक्चुअल में उसी को ग्राफ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हमको सबसे पहले इसमें पता करना है बच्चों, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हमको नहीं पता, ना आफताब की आयु पता है, ना उसके पुत्री की आयु पता है। तो जो है क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या बुराई माने, हमने माना क्या मानेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है बच्चों, वो ये है कि उनकी वर्तमान आयु मानेंगे, ना कि 7 वर्ष पहले की, ना कि 3 वर्ष बाद की। जो भी आयु मानेंगे वर्तमान में मानेंगे, फिर उसके अनुसार हम जो है रिलेट करेंगे उसको। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या करना है इस पर बच्चों, हमने मान लिया कि आफताब की आयु x वर्ष माना, आफताब की वर्तमान आयु, मैंने बताया ना वर्तमान आयु की बात करें, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने आफताब की आयु मान ली x वर्ष बच्चों, और उसकी पुत्री की आयु मान ली y वर्ष। अब यहाँ पे बात कब की कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो आफताब है यानी कि जो बाप है, वो 7 वर्ष पहले उससे 7 गुनी आयु का था। यानी कि इन दोनों की आयु 7 वर्ष अगर पहले की बात कर रहा है, तो पहले हमको इन दोनों की आयु में 7 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी आफताब की, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मतलब 7 साल कम हो गए उसकी आयु। जितना भी रही होगी, अगर 20 साल रही होगी तो 7 साल, अगर 50 साल रही होगी तो 7 साल पहले कितनी होगी बच्चों, 43 साल रही होगी, तब तो 7 साल बाद आज 50 साल हो गई। तो अगर 7 साल पहले की बात कर रहा है, यानी 7 साल कम कर देंगे उसकी आयु में, आज की आयु में 7 साल कम कर देंगे, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो आफताब की आयु कितनी हो गई, x - 7 वर्ष, और उसके पुत्री की कितनी हो जाएगी, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, इसमें भी 7 साल कम हो जाएगा, तो y - 7 वर्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि ये क्या बता रहा है इसके, कह रहा है 7 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 साल पहले जो बाप था, आफताब था, ये 7 गुना था, इसका पुत्री की आयु का कितना था बच्चों, 7 गुना था। यानी कि ये जो भी वैल्यू थी, जो भी एज थी, ये वाली, ये जितना भी था, इसका कितना था बच्चों, इसका कितना था, 7 गुना था। इसका कितना था, ये 7 गुना था। यानी कि अगर सपोज ये अगर 10 साल का रही होगी, 10 साल की रही होगी उसकी पुत्री, तो ये कितना था, 10 सते 70 बच्चों। अगर ये 10 साल की रही होगी तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 70। यानी कि उसका बाप आफताब कितना रहा होगा बच्चों, 70 साल का रहा होगा। तो कह रहा है कि ये 7 साल पहले जो है इसका अपनी पुत्री का 7 गुना था। यानी कि इस पुत्री की आयु में अगर 7 से गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगा, पिता की आयु के बराबर पहुंच जाएगी। पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर पुत्री की भी आयु हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन क्या बन जाएगी बच्चों हमारी,
ये है हमारी पिता की आयु और ये है हमारी किसकी, पुत्री की आयु। तो 7 साल पहले ये दोनों की आयु है, ये पिता है ये पुत्री है। तो अगर ये कह रहा है कि पिता हमारा 7 गुना था पुत्री की आयु का, ये जो पिता है ये 7 गुना था, तो अगर इन दोनों को हमको बराबर करना है, अभी तो बराबर है ना, ये 7 गुना है, तो अगर इन दोनों को हमको बराबर करना है तो पुत्री वाले में भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब तो दोनों बराबर हो गए ना बच्चों। अगर ये 10 साल की रही होगी तो ये कितने का था, 70 का था, और ये 10 की थी बच्चों। सपोज हमने मान लिया अगर ये 10 की थी तो ये कितने का था, 70 साल का, ये 70 साल का था। तो अगर हम इस पर 7 से गुणा कर देंगे, ये 7 गुना है ना, तो हमने इस पुत्री की आयु में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो गए, ये भी 70 साल की हो गई, ये भी 70 साल का हो गया, दोनों चीज़ें, दोनों की आयु बराबर हो गई नहीं हो गई। तो वही चीज़ तो कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि पिता जो है 7 गुना था आयु का, ये पिता जो है 7 गुना था, तो पुत्री वाले पे हमने 7 का गुणा कर दिया, तो अब दोनों बराबर हो गए, पिता के बराबर पुत्री भी पहुंच गई, पुत्री भी कहाँ पहुंच गई, पिता की बराबर आयु की हो गई। तो अब यहाँ से बच्चों अगर इसको समीकरण के रूप में हम दें तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 को गुणा करेंगे 7y माइनस 49। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, x माइनस 7y, ये y एक्स वाई की टर्म इधर ले लेंगे बच्चों, और ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 49 में से माइनस का 49 और प्लस का क्या हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49 में 7 घट गया तो बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 42। ये आ गया इसका बीज गणितीय रूप, सॉरी हाँ बीज गणितीय रूप बच्चों। ये हमारा क्या आ गया, इसका बीज गणितीय रूप आ गया इस क्वेश्चन का, जो उसने बोला था बीज गणितीय। अब कह रहा है इसका ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप मतलब वही निर्देशांक जो है बच्चों, तो उसमें हमको जो है इसके ग्राफ बना देना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में जो है बच्चों कार्तीय तल में जो है हमको क्या बनाना है, इसको निरूपित कर देना है, तो वही इसका ग्राफ हो जाएगा। तो उसके बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, इसके पहले सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसमें तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नई भले ही हैं लेकिन सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो छोड़ी गई हो, तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ में आने ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा बच्चों, जब तक ये समझ में ना आ जाए। तो बच्चों ये आ गया हमारा कौन सा, बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप आ गया। अब इसको हमको किस रूप में दूसरा रूप कौन सा बताना है बच्चों, इसका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप में बताने के लिए अभी मैंने बताया था बच्चों, क्या है हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो फिर से वही बच्चों वाला खेल, बढ़िया सी आर्ट बनानी है, x और y लिख देना है और इनकी वैल्यू पता करना है। एक बार x की वैल्यू 0 रखना है, एक बार y की वैल्यू। तो जब x 0 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारा, ये आप देखिए, जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 7y, ये x तो हमारा 0 हो गया, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, यानी कि y बराबर 7 6 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी कि जब हमने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई, मतलब x बराबर 0 तो y की वैल्यू 6। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, अब y की वैल्यू 0 रख दें, तो y की वैल्यू जब इसमें 0 रख देंगे तो ये हमारा x माइनस 7 गुणते 0 0 हो जाएगा बराबर माइनस का 42। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 42। तो जब हमने x की वैल्यू जब हमने y की वैल्यू 0 रख दी इस पे बच्चों, y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 42। हमको x और y x के निर्देशांक पता चल गए बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसको उसमें पुट कर देंगे तो वही हमारा ग्राफ बन जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ग्राफ। ये जो निर्देशांक आए हैं, क्या निर्देशांक आए हैं बच्चों, 0,6 और 42,0। तो हमने बनाया ये कार्तीय तल बनाया बच्चों, और इसमें सपोज हमने मान लिया एक्स अक्ष वाला, वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, जहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है वो हमारा क्या होता है बच्चों, एक्स अक्ष, और जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है वो क्या होता है बच्चों, हमारा y अक्ष। तो यहाँ पे हमारा 0, क्या है, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, x 0 और y 6, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 0,6, ये हमारा y अक्ष का हो गया, और x की क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 42,0। हमने मान लिया ये निर्देशांक है, ये है हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। तो हमारी जो लाइन जाएगी बच्चों,
वो कुछ इस तरीके जाएगी। तो यही हो गया बच्चों हमारा इसका ग्राफी रूप। इसमें कुछ खास है नहीं बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ये हमारा जो है मूल बिंदु होता है, ये 0,0 ही होता है। जहाँ पे x और y एक्स दोनों आपस में कट करते हैं तो वो हमेशा 0,0 ही होता है। तो यही था बच्चों, ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुँच जाए जिन बच्चों को तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये नया चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम देंगे, सारा जो है मैथ्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये काम आपका बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी कि आपको शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक